मित्रों, कुशिंग सिंड्रोम की एटियोलॉजीज़ को समझने के बाद आइए डिस्कस करते हैं कि इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि किस प्रकार से कोर्टिसोल हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से शरीर पे कुछ प्रभाव और कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं और जिनसे हम कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज करते हैं। तो देखिए, कुशिंग सिंड्रोम क्या है? स्टेट ऑफ हाइपर कोर्टिसोलिज्म, जहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन सामान्य से अधिक है और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनने वाले हार्मोन्स मुख्य रूप से तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही, कुछ मात्रा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस का भी। तो प्रमुख रोल तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस का है, लेकिन कभी कभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन एक्सेस के भी हमें सिम्टम्स मिलते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, जो बहुत कॉमन लक्षण हैं जो अधिकांश रोगियों में मिलते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, वह तो है ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन। अब आप इसको देख के सोच रहे होंगे, भाई ये तो कोई कॉमन जरूर आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों में मिलते हैं। तो वास्तव में यही समझने वाली बात है कि कुशिंग सिंड्रोम के अधिकांश पेशेंट्स में इनमें कोई ना कोई लक्षण या ये सभी मिलते हैं, लेकिन यह इसके नॉन स्पेसिफिक लक्षण हैं। इनके बेसिस पे हम कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज नहीं कर सकते। तो हमें कुशिंग सिंड्रोम के कुछ स्पेसिफिक लक्षणों को समझना पड़ेगा। तो ओबेसिटी तो हमने डिस्कस किया, लेकिन ओबेसिटी में कैसी? सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, ऐसी ओबेसिटी जो केंद्र में ज़्यादा हो, मतलब जो हमारा ट्रंकल एरिया है, ट्रंकल एरिया में ज़्यादा हो, ऐसी ओबेसिटी। तो क्या होगा? अगर वह थोरैको सर्वाइकल स्पाइन अगर इस जगह पे हो, जैसे इस व्यक्ति में देख रहे हैं आप, तो जिसे कहते हैं बफेलो हम्प, तो यह ज़्यादा पैथोग्नोमोनिक है कुशिंग सिंड्रोम के बनिस्बत की एक जनरलाइज्ड ओबेसिटी, पूरा शरीर भारी है। सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में, अगर क्लेविकल के ऊपर नॉर्मली ये सुप्रा क्लेविकुलर फोसा होता है, अगर ये फोसा फुल होने लग जाए तो यहाँ पर अगर सेंट्रल फैट है तो यह कुशिंग सिंड्रोम में ज़्यादा उसका पैथोग्नोमोनिक है। तीसरा, अगर वो फेस पे, चीक और टेम्पोरल रीजन में ऐसे हो, मून फेस जिसके लिए कहते हैं, तो यदि मून फेस या इवन चिन के नीचे डबल चिन, सुप्राक्लेविकुलर फोसा फुल हो यहाँ पर, या बफेलो हम्प, अगर ये सिम्टम्स हों तो इनको कहते हैं सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, सेंट्रल एरिया में। फिर इसके बाद आया एब्डोमिनल फैट। तो इस प्रकार से सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हमारा पूरा जो सेंट्रल पार्ट है, फेस, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस एरिया में मिलने वाली ओबेसिटी। अच्छा, विशेष बात क्या है कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होती है, तो जिसके कारण से मसल मास कम हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, जैसे एक नींबू को दो माचिस की तीलियों पे खड़ा कर दिया गया हो। तो हाथ पैर पतले पतले और सेंट्रल बॉडी पार्ट्स वह काफ़ी बड़े, वहाँ पे फैट अकोमुलेशन। तो यह इसके क्लासिकल फीचर्स हैं अगर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हो। और इसके अलावा प्लेथोरा, जैसे आप देख रहे हैं इस लेडी में, इसके गाल काफ़ी लाल है, क्योंकि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म तो जहाँ जहाँ स्किन में भी है, डर्मिस में, सब डर्मल एरिया में, तो उसके कारण से जो स्किन की थिकनेस कम हो गई तो नीचे की ब्लड वेसल्स ज़्यादा विजिबल होने लगी, जिसके कारण से फेशियल प्लेथोरा। और एड्रिनल एंड्रोजेंस जहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे हर्सुटिज्म। तो अगर हमें सेंट्रीपिटल ओबेसिटी के साथ साथ अगर फेशियल प्लेथोरा मिल रहा है, अगर हर्सुटिज्म मिल रहा है, तो यह सब ज़्यादा हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के विषय में सोचना शुरू करो। अब कुछ साइंस हैं जो इसके बड़े स्पेसिफिक साइंस हैं, अगर ये मिल जाए तो हाँ, यू कैन से कि ये केस को कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ओबेसिटी भी काफ़ी कॉमन है, ओबेसिटी के साथ हर्सुटिज्म भी काफ़ी कॉमन है, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, प्लेथोरा। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि स्किन फ्रेजाइल हो रही है, जरा सा छिले, जरा सा जोर लगे और इसमें स्किन में ब्रूजेस पड़ जाए, इसमें वहाँ पे स्किन ब्रेक कर जाए, वहाँ से कंट्यूजन्स हो जाए, तो यह जो स्किन की फ्रेजिलिटी है यह बहुत इसका स्पेसिफिक फीचर है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो स्किन और सबकुटेनियस टिश्यूज़ में जो
जितना प्रोटीनेशियस मेश वर्क है, जब उसमें कैटाबॉलिज्म होने लग जाती है तब ये फीचर्स आते हैं और इसी के कारण से कशिंगॉइड स्ट्राया डेवलप होते हैं। तो एक स्किन की फ्रेजिलिटी, दूसरा कशिंगॉइड स्ट्राया, यह इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हमें यह इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट में कशिंग सिंड्रोम की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो स्किन चेंजेस के अलावा अब आया एक मायोपैथी। अगर प्रॉक्सिमल मस्कुलर वीकनेस है, अपर लिम्ब की प्रॉक्सिमल मस्कुलर वीकनेस में हमें हाथ ऊपर करके काम करने में, जैसे कंघी करने में, चोटी बनाने में, इसमें दिक्कत होने लगेगी। लोअर लिम्ब की वीकनेस में नीचे से बैठ के खड़े होने में, हम सीधे ऐसे बैठ के सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। उसमें क्या करना होगा, जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, पहले वो खड़ा इस तरह से हुआ, पूरा जोर इसने अपने हाथों पे लिया, फिर हाथों का सपोर्ट देके तब खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी जो पेल्विक गर्डल की मसल्स हैं वह इतनी वीक हो चुकी हैं कि वह पूरी बॉडी का वेट नहीं ले पा रही। इसको कहते हैं गोवर्स साइन। तो यह जो तीनों फीचर्स हैं, स्किन फ्रेजिलिटी, कशिंगॉइड स्ट्राया और प्रॉक्सिमल मायोपैथी, यह कशिंग सिंड्रोम के थोड़ा स्पेसिफिक फीचर्स कहे जाते हैं, जिनमें देखते ही पता चल जाने वाली चीज़ है कशिंगॉइड स्ट्राया, जो कि वास्तव में होती क्यों है, क्योंकि कोलेजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है कशिंग सिंड्रोम में, निगेटिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इसके कारण से, तो जिसके कारण से सबकुटेनियस जो टिश्यू में जितना फाइबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, स्किन वहाँ से स्ट्रेच हो जाती, ईजिली स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण से अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स दिखने लग जाती हैं। अब देखिए, स्ट्राया तो बहुत केसेस में मिलते हैं, बहुत सारे आपको ओबीज इंडिविजुअल्स ऐसे मिलेंगे जिनके पेट में, ब्रेस्ट पे, आर्म्स में, थाइज में, बटक्स में आपको स्ट्राया देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से प्रेगनेंसी के बाद या कोई बहुत तेज़ी से वेट रिड्यूस करे तब। लेकिन वो स्ट्राया जो होते हैं उन्हें कशिंगॉइड स्ट्राया नहीं कहते हैं। वो स्ट्राया कैसे हैं? पतले पतले होते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर, वह पेल पिंकिश होते हैं और थोड़े समय में, कई समय के बाद भी अगर हम उनको देखें तो वो एक जैसे बने रहते हैं। लेकिन कशिंगॉइड स्ट्राया कैसे होते हैं? ये मोर देन 1 सेंटीमीटर के जब हों, जब वो पर्पलिश प्याज के रंग जैसे दिखाई दें, तब उनको ब्लेंच नहीं करते। तो ये वाले स्ट्राया जो है, यह कशिंगॉइड स्ट्राया, ये स्पेसिफिक है कशिंग सिंड्रोम के लिए। ये एब्डोमेन में, अपर थाई में, ब्रेस्ट में, आर्म्स में, इन सब जगह पे मिल सकते हैं और यंगर इंडिविजुअल्स में यह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की कि इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ स्किन, यह भी होती है। इसके साथ साथ स्किन वीक हो जाने से स्किन में रिंकलिंग शुरू हो जाती हैं, स्किन बिल्कुल पेपर थिन हो जाती है। तो ऐसी स्किन जो लगता है जैसे सिगरेट पेपर अपीयरेंस, इसको हम लोग कहते हैं। और यह सिगरेट पेपर अपीयरेंस को लिडल साइन कहा जाता है। देखने में वह रिंकल्ड और लगता है जैसे कोई टुड़ा मुड़ा पेपर, इस प्रकार की। तो स्किन फ्रेजिलिटी और सिगरेट पेपर स्किन, यह सब थोड़ा क्लियर कट फीचर्स हैं कशिंग सिंड्रोम के। इसके अतिरिक्त कभी कभी जब कशिंग सिंड्रोम में हम लोगों ने बात की ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के साथ साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी हो सकते हैं कभी कभी अधिक, कभी कभी एंड्रोजेंस भी अधिक हो सकते हैं। तो यदि किसी महिला में एंड्रोजन एक्सेस है तो उस एंड्रोजन एक्सेस के कारण से, जैसे हम लोगों ने हर्सिज्म की बात की थी, वैसे ही एक्ने या पेपुलर लीजन वो हमको दिख सकते हैं चेस्ट पे, नेक पे, बैक पे, या हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकता है। तो यह हाइपर पिगमेंटेशन फिर एक थोड़ा स्पेसिफिक साइन है। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन होता क्यों है? क्योंकि जो ACTH है, ACTH बनता है प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिन, बहुत लंबी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके ब्रेक होने से फिर ACTH और साथ में कुछ दूसरे फ्रेगमेंट्स अल्फा, बीटा एंड गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो ACTH और MSH यह सब कराते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो याद कीजिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या समझा था कि एक्टोपिक ACTH जहाँ सिंड्रोम होता है वहाँ पे ACTH की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उन पेशेंट्स में जो ट्यूमर, जो कैंसर्स वाले, ब्रोंकियल कार्सिनोइड, पैंक्रियाटिक कार्सिनोइड, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, इन सब में ACTH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम्स में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को ज़्यादा मिलता है। जो पिट्यूटरी एडिनोमा है उसमें ACTH की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि हाइपर पिगमेंटेशन बहुत
मार्क्ड हो। तो इस प्रकार से स्किन में हमें एंड्रोजेनिक फीचर्स और हाइपर पिगमेंटेशन वह भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी लक्षणों में जो ब्रूजेबिलिटी ऑफ स्किन और प्रॉक्सिमल मायोपैथी, यह सब बहुत स्पेसिफिक फीचर्स कहे जाते हैं कशिंग सिंड्रोम के। तो अगर यह मिल रहे हैं तो हमें उस पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम के वर्कअप के लिए देखना चाहिए। तो ये जो जनरलाइज्ड सुपरफिशियल फीचर्स हैं, इनके अतिरिक्त अब हम लोग बात करते हैं कि शरीर के अन्य सिस्टम्स पर कशिंग सिंड्रोम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक बहुत प्रमुख सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स पे पड़ने वाले प्रभाव। तो जब हाइपर कोर्टिसोलिज्म हुआ तो यह कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में निगेटिव फीचर्स डालता है, जिसके कारण से ऑस्टियोपेनिया मतलब बोन्स की वीकनेस और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में जो बोनी ट्रेबेकुली हैं उन ट्रेबेकुली धीरे धीरे वाइड होती जाएं, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वाइड होने से उनके बीच में लग रहा है जैसे बोन में कई सारे पोर्स हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस होती जाए। अब इन्हीं कारणों से जब बोन वीक होगी, बोन ग्रो नहीं करेगी, तो चाइल्डहुड में बच्चा हाइट गेन नहीं करेगा। तो कशिंग सिंड्रोम अगर चाइल्डहुड कशिंग हो तो उसमें फेल्योर टू गेन हाइट यह देखने को मिलता है, और एल्डरलीज में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से वर्टिब्रल फ्रैक्चर, जो वर्टिब्री फ्रैक्चर होती गई वह हाइट पेशेंट की कम होती गई। तो अगर लॉस ऑफ हाइट के साथ में कोई इंडिविजुअल आता है तब हमें सोचना है कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर तो नहीं, और उसका एक कारण हाइपर कोर्टिसोलिज्म तो नहीं। होते क्यों है ये सब? क्योंकि कोर्टिसोल हमारी बॉडी में निगेटिव कैल्शियम बैलेंस क्रिएट करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन यूरिन से बढ़ जाता है। तो जब यूरिन से ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा तो रीनल कैल्कुलाई के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जब कैल्शियम लॉस लगातार चल रहा है तो वह सेकेंडरी स्टिमुलेशन पीटीएच को देता है, तो हाइपर पैराथायराइड स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार से नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म, यह सब बोन को वीक करते हुए ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रॉब्लम बोन्स में कभी कभी और देखने को मिलती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस। यह ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा एक सीरियस डिसऑर्डर है। ऑस्टियोनेक्रोसिस मतलब बोन के एक पार्ट की नेक्रोसिस हो गई, वो डेड हो गया, तो बहुत ही रैपिड ऑस्टियोपोरोसिस तो है जनरलाइज्ड पूरी बॉडी के कई बोन्स में, विशेष रूप से ट्रेबेकुलर बोन में, लेकिन साथ साथ कॉर्टिकल बोन्स में भी। यहाँ पे क्या है? फोकल डिटोरिएशन ऑफ बोन क्वालिटी। तो किसी एक जगह पे बहुत तेजी से बोन का नुकसान होता है जिसके कारण से पेन और अल्टीमेटली वो कोलैप्स। फेमोरल नेक में, फेमोरल हेड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड कहा जाता था, लेकिन अब देखा गया कि बहुत ज़्यादा वैस्कुलर कंपोनेंट प्रभावित हो ये ज़रूरी नहीं। तो यह बेसिकली नेगेटिव कैटाबॉलिज्म के कारण से ऐसा होता है ऑस्टियोनेक्रोसिस। तो इस प्रकार से हमारे बोन्स पे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस और वर्टिब्रल फ्रैक्चर, इनकी संभावना कशिंग सिंड्रोम में बढ़ जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो मॉर्बिडिटी है इससे जुड़ी हुई वह कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस के कारण से। सिस्टमिक हाइपरटेंशन, कशिंग सिंड्रोम के अधिकांश रोगियों में सिस्टमिक हाइपरटेंशन मिलता है, साथ में इडिमा और हाइपरकैलेमिया। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप ये देख ही रहे हैं कि मॉर्बिडिटी और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत सीरियस और मोर्टेलिटी तक प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न कई बार ये सोचा जा सकता है कि ये जो 3 लक्षण हैं, हाइपरटेंशन, वाटर रिटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया और जो हाइपोकैलेमिया होना चाहिए है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो यह सारे फीचर्स तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के फीचर्स हैं, यह हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंड्रोम्स में तो नहीं होते। तो आखिर कशिंग सिंड्रोम जो प्राइमरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम है, उसमें यह फीचर्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कहाँ आए? वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसको समझना आवश्यक है।
हम जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड हैं, उनके रिसेप्टर्स भी काफ़ी स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जाके क्रॉस रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शरीर में बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, माइक्रोग्राम पर डीएल की कंसंट्रेशन में, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो बेचारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे काम जाके ज़्यादा खराब नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लार्जर अमाउंट में हैं, वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे जाके बहुत एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति ने एक सुरक्षात्मक उपाय क्या किया है कि जहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे किडनीज में या कोलन में, जहाँ पे उनका काम है वाटर को और सोडियम को रिटेन करना, वहाँ पर कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम ना कर पाए, इसलिए वहाँ पे उसने एक एंजाइम दे दिया है 11 बीटा HSD टाइप 2, और यह क्या करता है, एक्टिव कॉर्टिसोल को इनएक्टिव कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के पास पहुंचा, शरीर ने उसको इनएक्टिवेट करा दिया, तो अब वो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे काम करने से बच गया। लेकिन इस तरह से तो आप कहेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा कम होती जाएगी। वास्तव में ये 11 बीटा HSD का एक दूसरा जो आइसोएंजाइम है 11 बीटा HSD 1, ये क्या करता है, अब ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई, ये कॉर्टिसोल जो सर्कुलेट करते करते जब लीवर में आया या उन टिश्यूज पे पहुंचा जहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को काम करना है, तो यहां पे 11 बीटा HSD 1 है, और ये 1 क्या करता है, कॉर्टिसोल इनएक्टिव को एक्टिव कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार जहां आवश्यकता ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थी, वहां इनएक्टिव कॉर्टिसोल से एक्टिव कॉर्टिसोल बना लिया, और जहां पे आवश्यकता नहीं थी वहां पे क्या किया, एक्टिव कॉर्टिसोल को इनएक्टिव कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में तो ये होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाते, वह अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं। लेकिन कशिंग सिंड्रोम में क्या हुआ, कशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है। वह इतना सिक्रीशन हो रहा है कि वह 11 बीटा HSD की सीमा से बाहर है। तो इतना कॉर्टिसोल बना कि वो सारा इनएक्टिवेट नहीं हो पाया और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे जाके काम करने लगा। तो इस प्रकार से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम करके प्रभाव उत्पन्न किया। तो ये कारण किससे हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यह हम लोगों ने समझा सिस्टमिक हाइपरटेंशन वास्तव में एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन के कारण से है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पर काम करके सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कर रहा है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वह कैटेकोलामीन्स के एक्शन जो ब्लड वेसल्स पे हैं उसको पोटेंशिएट करते हैं। तो वास्तव में जो वेस्कुलर रिएक्टिविटी है, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है कैटेकोलामीन्स का, जिससे बीपी बढ़ता है, उसके लिए उन्हें कॉर्टिसोल की प्राइमिंग की जरूरत होती है। इसे कहते हैं परमिसिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑन वेस्कुलर रिएक्टिविटी ऑफ कैटेकोलामीन्स। तो कैटेकोलामीन्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा पाए, इसके लिए उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जरूरत है। अब जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन बढ़ गया तो कैटेकोलामीन की सेंसिटिविटी और बढ़ गई, उसके कारण से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होने लगा, एंजियोटेंसिन 2 भी ज़्यादा काम करने लगा। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, बीपी बढ़ा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हुआ, बीपी बढ़ा। तो कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स के कारण से, और जहां मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट हो रहे हैं वहां उनके कारण से यह बीपी बढ़ने लग जाता है। तो लगभग 75% कशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स में सिस्टमिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और अगर हम कहें कि ओबेसिटी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने एक अभी समझा कि एक मेजर मॉर्बिडिटी प्रोड्यूस करने वाला जो कारण है कशिंग सिंड्रोम में, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज सिस्टमिक हाइपरटेंशन क्रिएट करते हुए, एक दूसरी भी
मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी जो कि कशिंग सिंड्रोम में होती है, जो मेजर सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी है वह है ग्लूकोज इंटॉलरेंस और डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर लिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये क्यों होता है? फिजियोलॉजी में हम लोगों ने समझा था कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस या डायबिटीज़ क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शरीर में पेरिफेरी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन रोक के सबको सेंटर में ले आते हैं, जिससे सेंटर अपने हिसाब से, लीवर अपने हिसाब से उनका प्रयोग कर सके। और केवल पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ही कम नहीं करते, पेरिफेरी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। कैसे कैसे? ग्लूकोनियोजेंसिस के द्वारा, लाइपोलिसिस के द्वारा। तो ग्लूकोनियोजेंसिस जो बढ़ जाती है उससे हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ गया तो डायबिटीज़। अब दूसरा काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या है? लाइपोलिसिस करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैटेकोलामीन इंड्यूस्ड लाइपोलिसिस को ये बढ़ा देते हैं। लाइपोलिसिस हुई तो पेरिफेरी से फैट तो कम होने लगा, लेकिन जो उससे लाइपोलिसिस से रिलीज फैटी एसिड्स हुए, जो ट्राइग्लिसराइड्स हुए, अब वो सब जब लिवर में आए, लिवर में उनसे लाइपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्लड में लिपिड लेवल्स बढ़ गए। तो ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, ब्लड में हाइपर लिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया हुआ। यह दोनों फिर एक मेजर सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी है कशिंग सिंड्रोम में, जो हमारे 70% पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया या डिसलिपिडीमिया के रूप में सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो मॉर्बिडिटी के कारण समझे, कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी। एक तीसरी जो वरिंग प्रॉब्लम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब कॉर्टिसोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या काम करेगा? वास्तव में कॉर्टिसोल का अपना सीधा सीधा कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉर्टिसोल जब बढ़ा होता है तो यह पिट्यूटरी से और जो हाइपोथैलेमस से ये जीएनआरएच की पल्सेटिलिटी को कम कर देता है। तो जीएनआरएच की पल्सेटिलिटी कम हुई, उससे गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन कम हुआ, तो एक स्टेट ऑफ हाइपोगोनेडिज्म। कैसी? हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स कम कर दिए। तो कशिंग सिंड्रोम में एक हाइपोगोनेडिज्म लाइक कंडीशन है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, जिसके कारण से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्ने, हिर्सुटिज्म तो हम लोगों ने समझा ही, क्योंकि एंड्रोजन्स ज़्यादा हो गए, और एंड्रोजन ज़्यादा होने के कारण से बहुत महिलाओं में या कई पुरुषों में भी वेलस हाइपरट्राइकोसिस, क्लियर कट मैच्योर्ड हेयर नहीं है, जो नॉर्मल वेलस हेयर्स हैं वही बढ़ जाते हैं। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वह वेलस हाइपरट्राइकोसिस, ज़्यादा एडवांस हुए तो हिर्सुटिज्म, एंड्रोजन्स के कारण से एक्ने और हाइपोगोनेडिज्म लाइक कंडीशन या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अच्छा, लॉस ऑफ लिबिडो मेल में भी और फीमेल में भी। अब लॉस ऑफ लिबिडो मेल और फीमेल में दोनों में कैसे? तो याद रखिए, फीमेल्स में भी जो लिबिडो है वह एंड्रोजन्स के कारण से होती है। तो मेल्स में लिबिडो तो एंड्रोजन के कारण है ही, फीमेल्स में भी लिबिडो एंड्रोजन के कारण से होती है। तो अगर एड्रिनल एंड्रोजन्स हमारे ज़्यादा होते जाएंगे तो हम कहेंगे कि लिबिडो बढ़नी चाहिए। वास्तव में यहाँ पे क्या है, एक जो हाइपोगोनेडिज्म लाइक कंडीशन है और जो एक क्रॉनिक इलनेस है, उसके कारण से लिबिडो क्रमशः कम होती जाती है। कुछ फीचर्स इसके सीएनएस पर भी आते हैं, बहुत भली भांति तो नहीं समझे जा गए हैं ये, लेकिन बहुत तरह के मूड चेंजेस, कुछ भी इरिटेबिलिटी, इमोशनल लेबिलिटी, डिप्रेशन और साइकोसिस, कई तरह के मूड चेंजेस हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक चेंजेस हैं जो कशिंग सिंड्रोम के लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर्स में होते हैं, वह है हिप्पोकैम्पस में न्यूरोनल डेथ, जिसके कारण से कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मेमोरी डिसफंक्शन और एल्जाइमर लाइक फीचर्स तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस में विशेष रूप से न्यूरोनल डेथ होने लग जाती है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरकोर्टिसोलिज्म के कारण से, यह उनसे उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं कि स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करते हैं।
तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जब सप्रेस करेंगे तो कशिंग सिंड्रोम में भी, जैसे किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, वैसे यहाँ पर भी, जिसके कारण से कई इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। लो ग्रेड इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक HIV, लाइक फंगल इन्फेक्शंस, इनकी संभावना ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट बन जाती है, जिसके कारण से डीप वेन थ्रोम्बोसिस पैरों में, और फिर वहीं से अगर एम्बोलस निकला तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यह दो एब्नॉर्मलिटीज भी हमारी कशिंग सिंड्रोम में आने लग जाती हैं। कई छोटे छोटे फीचर्स बॉडी में और हो सकते हैं। आइज में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से ग्लॉकोमा, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ने से पेप्टिक अल्सर, पैंक्रियास में पैंक्रेटाइटिस की संभावना, यह सब इसमें ज़्यादा होता है। ब्लड में कुछ तरह के चेंजेस आ सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कि जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा होते हैं तो वह क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो मार्जिनेटेड, जो ब्लड वेसल की वॉल में लगी हुई न्यूट्रोफिल्स होती हैं, वह निकल के सर्कुलेशन में आ जाती हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, तो न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। लेकिन इस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, यह दोनों सप्रेस हो जाती हैं। तो यह कुछ और फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, एक बार हम लोग लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि कशिंग सिंड्रोम के मुख्य क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। कुछ तो कॉमन फीचर्स जो कि बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और मूड चेंजेस। कुछ जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं इसके, सेंट्रिपिटल ओबेसिटी, लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, डबल चिन, सुपराक्लेविकुलर फोसी की फुलनेस, मून फेस, बफेलो हम्प, इस तरह के, और स्किन पे फेशियल प्लेथोरा और हर्सुटिज्म एंड्रोजेंस के कारण से, जो काफ़ी स्पेसिफिक माने जाते हैं कशिंग सिंड्रोम में। स्किन की फ्रेजिलिटी, कशिंगॉइड स्ट्राया मोर देन 1 सेंटीमीटर ब्रॉड, पर्पलिश, और प्रॉक्सिमल मायोपैथी। तो इस प्रकार से यदि किसी ओबीज इंडिविजुअल में जिसमें सेंट्रिपिटल ओबेसिटी ज़्यादा मिल रही हो, अगर ये स्किन के फीचर्स, अगर ब्रॉड स्ट्राया और प्रॉक्सिमल मायोपैथी मिलने लग जाए, तो यह हमें यह संभावना ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा होती है कि कशिंग सिंड्रोम हो, और उस ऐसे पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम का सस्पिशन रखते हुए उसको ठीक से एवेल्युएट करना यह आवश्यक है, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे कि एवेल्युएशन ऑफ अ केस ऑफ कशिंग सिंड्रोम। धन्यवाद।